नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और हम दोस्तों देख रहे हैं 6 अप्रैल 2023 की दैनिक समसामयिकी। आज है जो है इतना महत्वपूर्ण दिवस, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। पूरी दुनिया में क्या क्या हुआ खास और क्या है आपकी एग्जाम के लिए खास, वो सब कुछ हम आपको बिल्कुल एकदम छाट के उसको लेकर आते हैं और सब कुछ आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। समसामयिकी, राजदर्शन, स्टैटिक जीके और इन जो जो हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जो समसामयिकी से हमारा राज्य जुड़ता है और राज्य से जो हमारी हिस्ट्री जुड़ती है, पॉलिटी जुड़ती है, इकोनॉमी जुड़ती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है एकदम आपके साथ डेली लेकर आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ डेली जो है चैनल पे बने हैं तो भाई साहब आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जल्दी से वीडियो लाइक करके कमेंट करिए कि क्लास आपको जो है कैसी लग रही है। आप अपने भी आंसर बताएं दोस्तों। इसके बाद आप CGPS जो है SI मेंस के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। पूरे प्रैक्टिस सेट में हिंदी के सभी जितने भी सिलेबस में CGSI में हैं, सभी पूरे विषय को हमने कंप्लीट किया है। लैंग्वेज का जो है टेस्ट पेपर आ रहा है, इसमें अगर आप दोस्तों 50% भी क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आप समझिएगा तैयारी आपकी अच्छी है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सेशन देखिए। पहले न्यूज़ क्या है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से किया गया सम्मानित। दिवंगत नेता के पुत्र अखिलेश यादव ने ग्रहण किया सम्मान। अब मुलायम सिंह यादव के बारे में पूछा जा सकता है भैया कि हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है। और मुख्यमंत्री जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है रह चुके हैं, अति महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या है, सपा है। और उसी सपा के अभी जो है अध्यक्ष कौन है, ये है अखिलेश यादव जो इनके पुत्र हैं। और ये अखिलेश यादव साहब ने क्या किया कि राष्ट्रपति महोदय से सम्मान प्राप्त किया। पद्म विभूषण का सम्मान जो है हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मिला है। ये आपको याद रखिएगा। ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तो ये यूपी के रहे। और यूपी के पॉलिटिक्स में सपा बहुत ही आगे और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करती है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का चुना गया सदस्य। 53 में से 46 मत हासिल कर 4 साल के लिए पाई सदस्यता। भाई साहब अति महत्वपूर्ण है। टोटल वोट देने वाले कितने लोग थे, 53 लोग थे। और उन 53 लोगों में भाई साहब 46 लोग भारत के पक्ष में हैं। आप इससे ये समझिए कि भारत की विदेश नीति कितनी बढ़िया है। और आपसे पूछ लिया जाए भारत की विदेश मंत्री कौन है भैया, तो विदेश मंत्री को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जयशंकर जी को। ठीक है, जयशंकर कौन है भी हमारे विदेश मंत्री हैं, एकदम वेल एजुकेटेड जो है मैन है। इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक भाई साहब, अब जब बात आ रही है देखिए, MCC जो है मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के नए मानद आजीवन सदस्यों की ताजा सूची में 5 भारतीय शामिल। इसमें दोस्तों इसका पूरा आप देखिए, किसमें जो है ये जो हमारा MCC है इसका फुल फॉर्म हो जाता है मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब। दोस्तों इसमें जो है आजीवन जो है इनकी मानद उपाधि वहाँ के सदस्यों को दी जाती है। इसमें अभी हमारे भारत के 5 लोग शामिल हुए हैं। उसमें आपको MS धोनी साहब भी मिल जाएंगे, उसमें आपको युवराज भी मिल जाएंगे। हम आपने इसको जो है MCQ फॉर्मेट में लिया है। अभी तो ये जो है एकदम टॉप न्यूज़ है, इसको देखते चलिए। इसके बाद हम वो न्यूज़ भी आप इसमें देखेंगे, क्लास को एंड तक देखिए। हिमाचल के सुमरा गाँव में पंचायत ने प्रस्ताव पास कर मेहंदी की रस्म, जूता छिपाई, दूल्हे का सेहरा बांधना, ये सारी रस्मों क्या किया, केक काटने जाने जैसी नवीन रस्मों पर लगाई रोक। भाई साहब तो ये जो नवीन रस्में हैं कि मेहंदी की रस्म, आप देखते हैं ना भाई साहब कि आजकल जब से ये DTH आ गया है, डायरेक्ट टू होम सर्विस, भाई साहब ये फ्री के टीवी देख देख के लोग जो है ये मेहंदी की रस्म भी करने लगे, जो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो पहले कभी होता नहीं भाई। तो ये हिमाचल की जो सुमरा गांव है, इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। क्या किया कि मेहंदी की रस्म अब नहीं होगी। और जो साली आती थी आधी घर वाली और जूता चुरा के ले जाती थी भाई साहब, अब वो साली जूता भी नहीं चुराएगी, दूल्हे को सेहरा भी नहीं बांधा जाएगा। और जो बर्थडे वगैरह पे आप लोग केक काटते हैं, तो केक काटने की प्रथा जो है ये बंद किया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण हम ना ही करें, तभी हमारे देश और हमारे सुख समृद्धि के लिए अच्छा है। नहीं तो आप जिसको सबसे ज़्यादा ताकतवर समझ रहे हैं भाई साहब, आप बताइए, अगर आपसे पूछ लिया कोविड-19 में सबसे ज़्यादा मारे जाने वाले, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मारे गए, तो भैया ये USA में मारे गए। ठीक है, नंबर 2 पे कौन, कहाँ पे, तो ये ब्राज़ील में मारे गए। ब्राज़ील में लगभग 7 लाख प्लस हो चुके हैं। ठीक है, और ये अब देखिए नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। और हमारे भारत में हमारी एंटीबायोटिक क्षमता इतनी लाजवाब है कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय शिक्षा संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति की जो है ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हम वृक्षों में भी जो है देवता देखते हैं। धरती को भी माता कहते हैं और गाय को माता कह के पूजते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की अगर बात करें आप, तो छत्तीसगढ़ सरकार गाय माता की सेवा में और आगे है। छत्तीसगढ़ सरकार गाय का गोबर भी खरीद रही है, आपको पता होगा, गाय का गौमूत्र भी खरीद रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोबर और ये गौमूत्र खरीदी में छत्तीसगढ़ कौन सा जिला नंबर
नंबर 1 पे है। तो भैया जांजगीर चांपा को आप याद रख लीजिएगा, सीजी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौमूत्र खरीदी या गोबर खरीदी योजना में ये जांजगीर चांपा नंबर 1 पे है। जांजगीर चांपा से आपसे कहा जाए कि शक्ति जिला जो है नवीन जो जिला बना है, कहाँ से बना है, तो जांजगीर चांपा से जो है शक्ति जिला बना है, इसे आपको याद रखना है भाई साहब। कर्नाटक में लाल कपड़ा लहराकर रेल हादसा टालने वाली भाई साहब अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम हो जाता है भैया चंद्रवती, ठीक है। ये जो चंद्रवती देवी हैं, चंद्रवती देवी ने क्या किया, ट्रेन भाई साहब ऐसे जा रही थी और इस ट्रेन पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे रेड कपड़ा लेके एक फ्लैग लेके खड़ी होगी, भैया रुको यहाँ पेड़ गिरा हुआ है, और एक मोटा सा पेड़ गिरा हुआ था। हो सकता है स्पीड में जो वो गाड़ी आती तो पटरी से उतर जाती, बहुत लोग उसमें जो है हो सकता है कि लहूलुहान होते। तो आप देखें कि इसको इन्होंने बचाया, किसने बचाया, ये महिला हमारी है कर्नाटक की। और कर्नाटक में आप जान रहे हैं कि होने वाला है चुनाव, इसलिए सभी प्रकार की उपलब्धियां भी आपको कर्नाटक में मिलेंगी। ये आप ये पॉलिटिक्स देखिएगा, यही तो राजनीति है। ये राजनीति आप देखिएगा कि सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बात कर्नाटक की आई है तो सब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो भैया ये करीब 1.5 किलोमीटर का है सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन कर्नाटका का, आप याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। फोर्ब्स की सालाना सूची वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। आप जानते हैं कि जो ब्रांड अर्नाल्ट हैं ये अभी जो है एलन मस्क को क्या हुआ, एलन मस्क अब चले गए भैया आपके पीछे, और ये एलन मस्क और ये बर्नार्ड अर्नाल्ट ये जो है दोस्तों फ्रांस के हैं। ये कभी 1 पे चले जाते हैं तो कभी 2 पे चले जाते हैं, इन लोगों की लड़ाई ऐसे चलती रहती है। तो अभी एलन मस्क के पीछे हो गए, ये थोड़ा डिक्रीज हो गए इनकी संपत्ति। और जो भी नई सूची आई है फोर्ब्स की सालाना सूची वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी कौन है, तो एलन मस्क को मत बताइए, एकदम छपेगा भाई साहब, क्योंकि सभी के दिमाग में एलन मस्क है। जब से उन्होंने आप देखते हैं कि ट्विटर का वो जो ग्रीन वाला लोगो हटा के अब ये डॉगी वाला लोगो ले आ दिया है, इसको भी आपको याद रखना है। ये जो कंपनी बहुत चर्चा में है और इसके जो है संयोजक कौन थे, तो इसके संयोजक हैं अभी एलन मस्क, वो थे नहीं अभी हैं भी। तो एलन मस्क नंबर 1 पे थे, अब ये क्या हुआ, ये इनका नंबर 1 का ताज छिन गया है। और अभी दुनिया के सबसे रईस सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, आपको याद रखिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति को जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो जो है आपके बारे में जो है उनके भी बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। आइए देखते हैं। एडीबी पहले देख लीजिए आप, एडीबी क्या है भाई साहब। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बता दीजिएगा। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है 2023-24 के लिए भारत की जो हमारी जीडीपी है, अब जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया क्या बताएंगे, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो जीडीपी है इसकी वृद्धि का जो अनुमान है, पहले इन्होंने रखा था 7.2%, उससे घटाकर इन्होंने भी जो कम कर दिया है, कितना कर दिया गया है 6.4%। विश्व बैंक ने भी हमारी विश्व जो है जीडीपी को 6.6 से घटाकर कितना किया, तो 6.6 से घटाकर 6.3 कर दिया है, इसे भी आपको याद रखना है। ये विश्व बैंक का, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा हो जाएगा आपका, और ये जो आंकड़ा है एडीबी का आंकड़ा हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। तो दोनों चीज़ों को एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि जो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने कितना किया है, इसने जो है 7.64 कर दिया। और जो हमारी वर्ल्ड बैंक है भाई साहब, वर्ल्ड बैंक ने कितना किया है 6.3 किया है। लगभग दोनों लोगों का आंकड़ा जो है लगभग बराबरी पे चल रहा है, 1 पॉइंट आगे पीछे है, ठीक है। पहले ये 6.4 जो अभी किया गया है, ये कितना था 7.2 था, इसे भी याद रखना है। और ये जो 6.3 किया गया है 6.6 था, ये डब्ल्यू जो है वर्ल्ड बैंक वाला, ठीक है। दोनों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति की हंस मनी की फोटो आई सामने, जो है कैरन मैकडोनल्ड जो स्विम बियर प्रतियोगिताओं से अपने आप को मॉडल बनी और प्ले बॉय मैगजीन में प्लेमेट ऑफ द ईयर रह चुकी हैं। इन्होंने ये बताया भाई साहब कि 2006 से लेकर 2007 के मध्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इनका जो है रिलेशन था, और इसी के चक्कर में जो है अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो कहाँ जाए जो है गए, जो जेल गए भाई साहब, इसे याद रखिएगा, लल्लन टॉप है छपेगा। किस लिए गए, हंस मनी के लिए गए। हंस मनी जो है क्या है भाई साहब, इनका किसी वहाँ के जो है पोर्न स्टार से इनका रिलेशन था, उसी के चक्कर में उसका मुंह बंद करना जो है ये हंस मनी कहलाता है कि भाई तू बोलना मत, अब जो है मैं राष्ट्रपति बनने चल रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा दुनिया जो है अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कहाँ जा रहे हैं, ये जेल जा रहे हैं। कौन जेल जा रहे हैं भैया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को आप याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताओ जो अपने कार्यकाल के बाद जेल गए, तो ये पहले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक भाई साहब। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर स्मृति करेंगे उद्घाटन। आप जानते हैं भाई साहब, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि 7 अप्रैल को क्या हो रहा है। 7 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये जो हमारे यहाँ शुरू हुआ था, ये प्रोजेक्ट टाइगर की जो है दोस्तों स्मृति है। और जो है 7 अप्रैल को हमारा 50 साल पूरा हो जाएगा। इसकी स्मृति में दोस्तों जो है मोदी जी क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ काम करेंगे भी। आप देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भी यही बिल्लियों की प्रजातियाँ आई। तो ये जो बिल्ली की प्रजाति है टाइगर, इसी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हमारे यहाँ की गई थी, इसके बारे में बताएंगे। ये 7 अप्रैल को पूरा हो रहा है। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। अब चलिए पहला प्रश्न देखिए। और दोस्तों आपको पूरे एमसीक्यू लगाते हुए चलना है, एकदम लल्लन टॉप एमसीक्यू हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं और निसंदेह एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई। चूंकि बाघ परियोजना कोई भी एग्जाम आप दिलाने जा रहे हैं, अभी इसकी वर्षगांठ और मोदी जी वहां पे जा रहे हैं। तो मोदी जी जब जा रहे हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से लेगा, एग्जामिनर यही से लेगा कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई। इसे आपको याद रखना है। बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 7 अप्रैल 1973 को होती है। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। देखिए ये समसामयिकी प्रश्न उत्तर दोस्तों सामान्यतः ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप क्लास को एंड तक देखिए। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप भाई साहब कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के लिए। और ये आप अगर करते हैं तो हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो और कंटेंट ऑफ क्वालिटी अगर कंटिन्यू आप देख रहे हैं तो आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण हम जो है एमसीक्यू डेली आपके लिए लेकर आते हैं। आप देखते चलिए, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, आपको सब हम याद कराएंगे। तमिलनाडु के चेन्नई में साल 1897 में आध्यात्मिक संगठन रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा भाई साहब, स्टार लगाइएगा। मोदी जी यहाँ भी जाने वाले हैं तो आप इसे देखिएगा। स्वामी कृष्णानंद ने जो किया था इस आध्यात्मिक संगठन का, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ ये जो है, तो ये रामकृष्ण मठ ये सब आध्यात्मिक मिशन है। और इस आध्यात्मिक मिशन की स्थापना 1897 में जो है कि स्वामी कृष्णानंद ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनके सबके बारे में हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। ये जो नारा दिया था भाई साहब, वेदों की ओर लौटो, ये पाश्चात्य की तरफ जो है आप बिल्कुल मत जाइए, वेदों की ओर लौटो। तो इसका नारा जो दिया था, इसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। बात कर लेते हैं विवेकानंद की, तो विश्व युवा दिवस जो हम मनाते हैं 12 जनवरी को, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। अति महत्वपूर्ण है ये, तमिलनाडु में आपको जो है पढ़ेगा कैसे है कि ये तमिलनाडु का नहीं है, थेप्पाकरडू एलिफेंट कैंप निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में है भाई साहब। ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो है अभी मोदी जी का विजिट होने वाला है। और जब विजिट होने वाला है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि थेप्पाकरडू माफ कीजिएगा, थेप्पाकरडू एलिफेंट कैंप निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है। तो भैया ये जो टाइगर रिजर्व का नाम हो जाएगा, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ेगा। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। इसका नाम है थेप्पाकरडू एलिफेंट कैंप है। ठीक है भाई साहब। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो ये आप बता दीजिएगा कि ये जो अभ्यारण्य पड़ते हैं ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और पूछ लिया भारत का सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य कौन सा है, तो बता दीजिएगा नागार्जुन सागर श्री सेलम बाघ अभ्यारण्य। ये जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ये आपको याद रखना है भाई साहब, अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। आगे बढ़े भाई साहब, अति महत्वपूर्ण सेशन है ये। देखिए थेप्पाकरडू एलिफेंट कैंप निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है भैया। तो ये जो टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य ये जो यहीं पे पड़ता है। हमने आपको बताया सतपुड़ा कहाँ पड़ेगा, मानस कहाँ पड़ेगा, इन चीज़ों को आपने देखा। अब नागार्जुन सागर भी आपने देख लिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, मदुरै तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित नहीं है। अब चूंकि जो है तमिलनाडु की बात हो रही थी, ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि मदुरै में क्या है भाई साहब, मीनाक्षी मंदिर है। जी हाँ। श्री विल्लीपुथूर अडाल मंदिर, जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन सबरीमाला मंदिर कहाँ पड़ेगा, ये सबरीमाला मंदिर पड़ेगा केरल में। ये जो है भारतीय संस्कृति के प्रश्न है, ये भी तो पूछे जाते हैं भाई साहब। अब बात जब हो गई है केरल की, तो ये जो है आप जानते हैं कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, कि केरल में है। और ये केरल आप जानते हैं कि शिक्षा के मामले में जब आप देखेंगे तो भारत का सबसे जो है शिक्षित राज्य कौन सा है, तो बता दीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य भी हमारा यही केरल पड़ जाएगा। ठीक है। और जो है यहाँ तमिलनाडु में आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण है। जब बात आती है मदुरै तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो है द एलिफेंट विस्पर्स जो है आप जो देखते हैं, एलिफेंट विस्पर्स जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है भाई साहब, ये मूवी जो है, इस मूवी के जो है
इसके पुनीत मोंगा को आपको याद रखना है, इसके निर्देशक को। दोस्तों ये पूरा वर्क जो है इसमें जितने भी आपको पात्र दिखे थे तमिलनाडु के ही थे और उनको जो है तमिलनाडु सरकार ने जो है सम्मानित और पुरस्कृत भी किया है। दोस्तों कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व नहीं है। अब ये बताइए, बिल्कुल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। बांदीपुर जो है बाघ अभ्यारण्य, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, मुदुमलाई बाघ अभ्यारण्य, भाई साहब ये तीनों क्या हैं, ये जो है आपके कहाँ पड़ेंगे, ये जो है टाइगर रिजर्व नहीं है। तो आपका ये दो टाइगर रिजर्व बांदीपुर और नागरहोल ये कहाँ है, तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। ये बांदीपुर कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमने कहा इसको यहाँ पे लेना चाहिए। तो बांदीपुर और नागरहोल कहाँ पड़ेगा, ये आपका कर्नाटक में पड़ जाएगा। और कर्नाटक में कौन सा नहीं है, तो ये मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क जो है ये कर्नाटक में नहीं है, इसे आपको याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसमें सही है कि कौन सा नहीं है, तो यही मुदुमलाई नहीं है, ये आपका सही वाला उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये क्या है, कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये दो हैं, इसमें जो है ऑप्शन का थोड़ा सा फेर है, इसलिए हम आपको कई बार यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ये इसके बारे में हम पूरा आपको बताते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, कहाँ है भाई साहब ये, तो विश्व का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व है, जो म्यांमार में पड़ता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कमलांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, इसको याद रखना है। आप जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कांजीरंगा का असम में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और जो हमारा बोर बाघ रिजर्व है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, इसे भी आपको याद रखना है। क्योंकि बड़ा हमने आपको बताया तो छोटा कौन बताने आएगा, ठीक है भाई साहब। तो छोटा भी आप जान लीजिए, भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व ये बोर बाघ रिजर्व है। और सबसे बड़ा हमने आपको बताया श्रीशैलम वाला, जो इसके पहले वाले ऑप्शन में आपने देखा था, यहाँ पर हमने इसको लिया है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य, ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा कि क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा बाघ कहाँ है, तो ये बाघ टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा, म्यांमार में पड़ेगा। इसका नाम है हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े भैया, ये अरुणाचल प्रदेश वाले का भी नाम याद रखना है, कमलांग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, कांजीरंगा असम और बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ेगा, ये सबसे छोटा वाला हो जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों कमलांग बाघ, ये लल्लन टॉप में देख लीजिए कि जो हमारा कमलांग बाघ अभ्यारण्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, ये देश का 50वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। आप जानते हैं कांजीरंगा असम जो है विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ये जो कांजीरंगा असम बहुत चीज़ों के बहुत मामलों के बारे में फेमस है। दोस्तों बोर बाघ टाइगर रिजर्व या भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है, इसे भी आपको याद रखना है। स्टार लगा के रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये कंटिन्यू आपको जो है दोस्तों एंड तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, अति महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है कि बैमनी काम पुणे, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान। ये पूछ लिया जाएगा कहाँ स्थित है भैया, तो ये आप बता दीजिएगा। ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1967 में। और मोदी जी जो है दोस्तों यहीं पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर जो जाने वाले हैं। और ये बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पुणे वाला आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है, 1967 में स्थापित हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं भैया, तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस हम लोग मनाते हैं 29 अप्रैल को। बात करते हैं 5 अप्रैल, 7 अप्रैल और 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल तो बच्चा जानता है क्या कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं भैया, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। बात कर लेते हैं विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस आप 22 मार्च को भी मना के आए हैं। चलिए 22 मार्च को और कितना मनाते हैं सब आपको बताते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये 22 वाला आंकड़ा आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस, 22 दिसंबर विश्व गणित दिवस, और हमने आपको अभी जो है पृथ्वी दिवस हमने आपको बताया ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, 5 अप्रैल को देख लीजिए, अप्रैल महीने के सभी महत्वपूर्ण जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं देख लीजिए। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस अभी हमने मनाया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस रहेगा, इसे आपको याद रखना है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है, इसे तो भूलने वाली बातें नहीं है भाई साहब। दोस्तों अब आप बताइए कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान 2023 का उद्घाटन 7 मार्च को राष्ट्रपति महोदया कहाँ से करेंगी। अभी अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी देश की राष्ट्रपति कौन है भैया, तो आप जानते हैं कि देश की भी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये क्या करेंगे भैया, तो ये भी दौरे पे निकल रही हैं और ये क्या करेंगे, कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान 2023 का उद्घाटन ये गुवाहाटी से करेंगे, इसे आपको याद रखना है। ये गुवाहाटी दौरे पे जा रही हैं और वहां से ये कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान को शुरू करेंगे। अति महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान का उद्घाटन किसने किया, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारी राष्ट्रपति महोदया ने किया। और कब किया, तो 7 मार्च को किया। कहाँ से किया, तो ये गुवाहाटी से किया गया है, इसे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों दुनिया की 7 बिल्लियां
अब हम लोग सोचते हैं खाली कैट माने बिल्ली होती है, तो भाई ये तो बात सही है, कैट माने बिल्ली होती है, लेकिन ये भी एक बिल्ली की प्रजाति है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इनके बारे में याद रखिएगा। ये सब क्या है, ये सब बिल्ली की ही प्रजातियां हैं। कैट माने बिल्ली होती है और इसे सब बिल्ली के बड़े भाई लोग हैं, ठीक है। अब देखिए, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, ये चीता, ये दुनिया भर की 7 बिल्लियां हैं और इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलाए गए। और बिल्ली की तो आप देखिए ना कितनी छोटी हो गई है बेचारी, ठीक। आगे देखिए, विश्व का पहला सफेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को कहाँ किया गया भैया। तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ का है, तो ये भारत का ही नहीं वर्ल्ड की बात हो रही, अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि विश्व बाघ दिवस आ रहा है तो हमने कहा कुछ भी नहीं छूटेगा, बाघ परियोजना आपके सिलेबस में है भाई साहब, एक बार सिलेबस उठा के जरूर देख लीजिएगा। विश्व का पहला सफेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 कहाँ किया गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए भाई साहब। तो आप करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। मुकुंदपुर सतना में पड़ता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पड़ेगा, तो 3 अप्रैल 2016 को मुकुंदपुर सतना में जो है विश्व का पहला सफेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए बांधवगढ़ कहाँ है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पेंच कहाँ है, तो ये सभी एमपी में पड़ेंगे। और इसी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अभी नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे वो यहीं पे लाए गए थे। उसमें से एक चीती भाई साहब, एक चीती जो है सासा की क्या है मृत्यु हो गई है। और वहाँ के जो है एक दूसरी, जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, उसने 4 शावकों को जन्म दिया है। आप क्लास में रही उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं पे नामीबिया से बाघ लाके छोड़े गए थे और यहीं पे 4 शावकों का जन्म हुआ है जो नामीबिया से आई थी। उसी में से एक का नाम सासा था जो इस दुनिया में नहीं रही, जो है इस दुनिया से चल बसी। तो ये अति महत्वपूर्ण आपने देखा कि मुकुंदपुर सतना ये जो है बाघ, ये विश्व का पहला सफेद बाघ रिजर्व है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पेंच बाघ अभ्यारण्य, ये सब मध्य प्रदेश की पड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा शिवराज चौहान है। मध्य प्रदेश सरकार की एक अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा है, लाडली बहन योजना, जिसके तहत जो है बहनों को 3,000 रुपए देंगे। और इसके रजिस्ट्रेशन पर 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसके कारण शिवराज सिंह चौहान ने गाना भी गाया था कि क्या सबसे प्यारी बहना है फूलों और तारों का ये कहना है, जो है ये जो हमारी प्यारी बहना वाला गाना उन्होंने गाया था, इसे आपको याद रखिएगा। वो किस योजना को लेकर खुशहाली उन्होंने व्यक्त किया था, तो लाडली बहन योजना, ठीक है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की बहुप्रचर्चित और बहुत जबरदस्त योजना है, ठीक है भाई साहब। बात आ गई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सुंद राजा आम को, ठीक है, मध्य प्रदेश के सुंद राजा आम को भी हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, इसे आपको याद रखिएगा, ठीक है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। विश्व में बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में कब आयोजित किया गया था भाई साहब। तो विश्व के बाघ, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 1973 से बाघ के संरक्षण का कार्यक्रम शुरू होता है। कब से, तो तारीख थी 7 अप्रैल, आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। 7 अप्रैल 1973 से जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ शुरू हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ है, इसके तहत में दोस्तों जो विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में साल 2010 में आयोजित किया गया था, इसे आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 2010 सही हो जाएगा। दोस्तों, हिरण की दुर्लभ प्रजाति कई बार एग्जाम में आई है, हिरण की एकदम स्टार लगा लीजिए भाई साहब। हिरण की दुर्लभ विलुप्त प्राय प्रजाति जिसे संगाई नाम दिया गया है, ये कहाँ पाई जाती है भैया, तो ये हमारा पाई जाती है कहाँ, सुंदरबन बाघ रिजर्व, आप देख लीजिए कहाँ पड़ेगा, ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, ठीक है। जिम कार्बेट कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा, असम में पड़ेगा। और केबुल लामजाओ, आप जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे जो है पहला तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, विश्व का ये तैरता हुआ पार्क है। और इसी केबुल लामजाओ, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 है कि जो संगाई है यहीं पे पाए जाते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क वाली एरिया में, इसे आपको याद रखना है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कितनी बार एग्जाम में आया है, स्टार लगा लीजिए। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भैया, तो यह है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसे आपको याद रखना है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा, असम पड़ेगा। और नामदफा बाघ रिजर्व कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये नाम को भी याद रखना है। चारों ऑप्शन आपके लिए एकदम लल्लन टॉप है, एग्जाम में छपने वाले रहते हैं, इसीलिए हम उन्हीं ऑप्शंस को लेते हैं कि ऑप्शंस भी आपको ऐसा मैच करे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसे आपको याद रखना है। ये पूछ लिया जाए आपसे कहाँ पड़ता है, तो बता दीजिएगा मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। अब आप इसे भूलने वाले नहीं भाई साहब, आगे बढ़िए। बायोमास घास के लिए विश्व भर में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क प्रसिद्ध भैया, तो जो बायोमास घास के लिए प्रसिद्ध भैया ये हमारा नेशनल पार्क है, कौन सा, तो हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये बायोमास घास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बायोमास घास के लिए प्रसिद्ध है कौन,
कौन, तो केबुल लामजाओ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े भैया। इसमें आपको सब कुछ समझते हुए जाना है, देखते हुए जाना है कि नामदफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कांजीरंगा असम में, एक सींग वाले गेंडे के लिए यही फेमस है। बोर बाघ रिजर्व ये जो है हमारे देश का सबसे छोटा वाला है। ठीक है, सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। और सबसे बड़ा जो पूछ लिया जाए तो हमने आपको बताया था श्रीशैलम वाला, आप तो भूले तो नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व है, तो विश्व के जो सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व है ये हमारा नामदफा बाघ रिजर्व है, जो कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसे आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नाम चाइना ने अपने मन से रख दिया है कि अब ये हमारा हो गया भाई साहब। तो ये भी करंट अफेयर में चल रहा है, कल वाली न्यूज़ में हमने इसको कवर किया था। ठीक भाई साहब, आगे बढ़ें, ये देख लीजिए आगे दोस्तों। माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से करेंगी, तो भैया माउंट कंचनजंगा अभियान का शुभारंभ हमारी द्रौपदी मुर्मू जी गुवाहाटी से कर रही हैं। ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो भैया ये गज उत्सव का जो आयोजन है ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा। इसे आपको याद रखना है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव मनाया जाएगा। अब पूछ लिया जाए गज किसकी पर्यायवाची है भैया, तो वही एलिफेंटवा की है। ठीक है, एलिफेंट की पर्यायवाची है। और एलिफेंट माने आप जानते हैं कि एलिफेंट माने हाथी होती है। ठीक है ना भाई साहब, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। और इसके बारे में भी देख लीजिए, अगर यहाँ पे आ गया है तो छत्तीसगढ़ एग्जाम के लिए सीता नदी बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई भैया, तो बता दीजिएगा 1974 में हुई। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपके बीजापुर में पड़ेगा, जो कुटरू फरसीगढ़ वाला एरिया है यहाँ पे पड़ता है इंद्रावती नेशनल पार्क। आपसे पूछ लिया जाए समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो भैया समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो सोनिया गांधी जी का जो है संसदीय क्षेत्र है। और यहीं पे आप अभी देखो कि एक अमेठी का सारस है, वो सारस जो है आरिफ नामक एक जो है व्यक्ति ने पकड़ा था, तो वो आरिफ जो है उसके कारण बहुत चर्चा में है। तो आरिफ जो है ये इन्होंने सारस पकड़ा था, और इस अमेठी से पकड़े गए सारस को कहाँ लेकर जाके छोड़ा गया, समसपुर पश्चिम बिहार छोड़ा गया। ये समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली पड़ता है, रायबरेली आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंद्रावती आपने देखा कुटरू हो गया, सीता कुटरू मतलब बीजापुर, सीता नदी अभ्यारण्य 1974 आपने देख लिया दोस्तों। साल 2023 में कुल कितने पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किए गए, अति महत्वपूर्ण है। इसके दूसरे चरण का जो है अभी पुरस्कार वितरण हुआ है। इसमें दोस्तों 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री, टोटल जोड़ेंगे तो 106 हो जाएंगे। चारों ऑप्शन में तो यही दिया गया है कि साल 2004 में कुल कितने पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किए गए, तो 106 पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किए गए पद्म पुरस्कार, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है किसको किसको मिला, ये अति महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ को आप जानते हैं कि ऊषा वार्ले को मिला है। ठीक है, ऊषा वार्ले जो को आपको याद रखना है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और एक मंडावी जी हैं जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों समाजवादी पार्टी के संरक्षक संस्थापक मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कर्नाटक के जो है यहाँ पर देखिए किनको किनको मिला है, तो इन्हीं लोगों को मिला है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश के 1 बार रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा को मिला है। दोस्तों मणिपुर के बीजेपी जो अध्यक्ष हैं थौना ओजम चौबा सिंह को मिला है। और त्रिपुरा के दिवंगत नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को मिला है। ये पुरस्कार क्या मिले हैं भैया, तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में हम आपसे बता रहे हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, तो आगे देखिए हाल ही में किस राज्य की ग्राम पंचायत सादीवारा ने प्लास्टिक दो जो है सोना लो अभियान प्रारंभ किया है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है भाई साहब कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की पंचायत है सादीवाड़ा, ये अनंतनाग एरिया में पड़ेगी। ठीक है, जब आप अनंतनाग में घूमने जाएंगे तो अनंतनाग में पड़ेगी ये, और अनंतनाग में पड़ती है सादीवाड़ा पंचायत। ये प्लास्टिक दो सोना लो, इसमें दोस्तों अगर आप 20 कुंटल के आसपास लेकर आते हैं तो आपको एक सोने का सिक्का जो है पंचायत देती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस स्वच्छ भारत अभियान में बहुत अच्छा फायदा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को मिला है GI टैग भाई साहब। अब खाई के पान बनारस वाला कहाँ का है भैया, तो खाई के पान बनारस वाला जो है आप जानते हैं अमिताभ बच्चन जी ने खूब पान चबा के इसको गाया था। तो खाई के पान बनारस वाला अमिताभ बच्चन से याद रखिएगा। ये इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद के बगल में पड़ता है बनारस, और ये बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। कहाँ पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे जो है हैं। और देखिए बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को क्या मिला है, GI टैग मिला है। इन्हें आपको याद रखना है भाई साहब। दोस्तों लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी की जो है ये भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लद्दाख अभी हाल ही में हमारा ये UT बना है, और इस UT में जो है लकड़ी की नक्काशी को क्या मिला है, GI टैग। दोस्तों पहला GI टैग कब मिला था, तो आप बताइएगा। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट GI टैग मिला था दोस्तों। और ये GI टैग जिसको दे दिया जाता है उसकी मांग, उस उत्पाद की मांग पूरी दुनिया में विश्व बाजारों में बढ़ जाती है। इसीलिए देखिए कि जो है प्रायः भारत के जो है कभी ना कभी जो रोज डेली आप देख रहे हैं कि किसी न किसी चीज़ को जो है GI टैग मिल रहा है। आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि छत्तीसगढ़ में जो है धमतरी में
से किस चावल को मिला है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के किस जो है चावल को मिला है जीआई टैग, इसे आप कमेंट करके हमें जरूर छापिए भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा में हुआ हिमस्खलन में कई लोगों के होने पर मुख्यमंत्री जो है, ये भाई साहब क्या हुआ है, तो यहाँ पे कई लोग घायल हुए हैं। आपसे जो है इस प्रश्न का लेने का मतलब खाली यही इतना है कि नाथुला दर्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो ये नाथुला दर्रा कहाँ पड़ेगा भैया, नाथुला दर्रा पड़ जाएगा आपका सिक्किम में, जहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। और ये पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है नाथुला दर्रा कहाँ पर है। तो चूंकि यहाँ पे हिमस्खलन हुआ है, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूछा जाएगा कि नाथुला दर्रा है कहाँ पे, तो बता देना सिक्किम में है। और यहीं पे भी हिमस्खलन हुआ है। सिक्किम के जो प्रधान वो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के दौरान फिनलैंड बना, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, छपेगा भाई साहब नाटो का, ठीक है। नाटो का नवीनतम मेंबर कौन सा है, अब आप बताइए नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है। तो नाटो का नवीनतम सदस्य आपका है यही फिनलैंड, इसे आपको याद रखना है। ये कौन से क्रम का है, तो 31वां सदस्य बन गया है नाटो का, इसे आप याद रखिएगा। नाटो से मिलने के कारण ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बेचारे परेशान, एक साल से युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों फिनलैंड के ऊपर भी कार्रवाई का विचार रूस ने बना लिया है। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य फिनलैंड है दोस्तों। और नाटो का हमने पूरा इतिहास पढ़ा है, एक बार चैनल पर जाकर दोस्तों इसको जरूर देख लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हाल ही में पोलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप भाई साहब अति महत्वपूर्ण, चूंकि इसमें हमारी दादी अम्मा ने क्या जीता है, 3 स्वर्ण पदक जीता है भाई साहब। किस में जीता, 1 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, एक कुश्ती में जीता, उसके बाद एथलेटिक्स में इन्होंने जीता, ठीक है भाई साहब। ये 3 स्वर्ण पदक हमारी दादी अम्मा ने जीता है, इन्हें आपको याद रखना है। कौन है, इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है, हमारी दादी अम्मा है भगवानी देवी डायर, ठीक है। भगवानी देवी डायर को आपको याद रखना है। भगवानी देवी डायर ने कहाँ पे जीता है, तो इन जो है इंडोर चैंपियनशिप 2023 में ये आयोजित कहाँ हुई थी, तो जो है पोलैंड में आयोजित हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने अभी हमने आपको जो है एडीबी वाली रिपोर्ट दिखाई थी ना, अब आप देख लीजिए वर्ल्ड बैंक ने क्या है, एडीबी ने कितना कर दिया है, एडीबी ने 6.4 किया है। अब आप देख रहे हैं विश्व बैंक ने घटाकर कितना किया था, तो 6.3 किया था। भैया ये सब आसे पास लेके चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.6% से घटाकर 6.3% किया, और वहीं पे एडीबी ने जो है इस 7% से घटाकर कितना किया, तो 7% से घटाकर 6.4 किया है। ये दोनों चीजें हम आपको एक साथ लेकर आ रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक, आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब की जो एडीबी के भी हेड हैं वो कौन है, ठीक है भाई साहब। एडीबी जो है हमारी एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, इसकी हेड कौन है, तो ब्राजील की एक महिला राष्ट्रपति आपको रह चुकी हैं एडीबी की हेड, ठीक है। एडीबी के भी वर्तमान में हेड कौन है, तो हमारी ब्राजील की एक महिला है, हमने आपको पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिए ये कौन है, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ऐसे क्लास में बने रहिए दोस्तों। यूपी विधान परिषद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर साकेत मिश्रा सहित 6 लोगों को किया मनोनीत भाई साहब। तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश आप जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की टोटल 100 सीटें हैं, और इन 100 सीटों में से 74 सीट अभी बीजेपी के पास है, और इसमें जो है अभी 6 लोगों को जो है और नियुक्ति दी गई है। उन्हीं 6 लोगों में जो है ये मनोनीत जो राज्यपाल, अभी ये देखिए राज्यपाल का जो मनोनीत करने का पावर है, इसका प्रयोग अभी आनंदीबेन पटेल जी ने किया है विधान परिषद में। इन्होंने 6 विधायक को मनोनीत किया है। उसमें से तारिक मंसूर साहब ये कौन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं भाई, इनको विधायक बना दिया गया। ये साकेत मिश्रा कौन है, तो प्रधानमंत्री के जो है सलाहकार थे, इनको भी जो है बनाया गया है। बात अब यूपी की आ गई है, तो यूपी में ये भी जान लीजिए कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ को आपको बिल्कुल नहीं भूलना, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जो है आनंदीबेन पटेल कौन है, आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जो है राम मंदिर एकदम बन के तैयार होने की स्थिति में है, 2024 में इसका उद्घाटन हो जाएगा। यूपी में और ज़्यादा हम बात करें तो यूपी में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है बुलडोजर वाले बाबा सबसे ज़्यादा फेमस है, और यूपी में आप देखें कि यूपी के 45 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग मिला है। साल 2023 में टोटल 11 वस्तुओं को जो है जीआई टैग मिला है। और बनारस के कितने जो है वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, तो बनारस की लगभग 22 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। इन्हें आपको याद रखना है। ये यूपी के लिए करंट से जुड़ी हुई अति महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, युद्धाभ्यास स्लाइनेक्स भाई साहब, ये भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारा स्लाइनेक्स है, आप जानते हैं कि भारत और जो है श्रीलंका के बीच में होता है। ये श्रीलंका वही है भाई साहब जहाँ पे हनुमान जी जो है गए थे, लंका जला के चले आए थे, और सीता जी को जो है भगवान राम ने युद्ध करके लाया था। तो स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास हम भारत और श्रीलंका के मध्य करते हैं। ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है, इसे आपको याद रखना है। और श्रीलंका जो है अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, बार बार एक बार पूछ ले जाते हैं। तो जो इसका बोलते हैं क्या, NSA, ठीक है। जो
NSA है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, हिंदी में तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहेंगे और अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहा जाएगा। ये हमारे कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल जी हैं, ये अभी कहाँ गए थे, महाकाल दर्शन के लिए आए थे और वहाँ पे जो है अजीत डोभाल के ऊपर एक जो है मंडराता हुआ दिखा ड्रोन, उसकी जांच जो है की जा रही है। दोस्तों पंचग्राम बैगा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ये JNK का महत्वपूर्ण उत्सव है और नाथुला दर्रा आप जानते हैं कि सिक्किम में है, कई बार हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। दोस्तों NCERT के डायरेक्टर कौन है भाई साहब, NCERT के डायरेक्टर आप जानते हैं कि NCERT चर्चा में इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ये सुनने में आ रहा है कि भाई जो है कहीं से जो मंगोलों का चैप्टर हटा दिया गया है, तो कुछ जो है गांधी जी और नाथूराम गोडसे वाला चैप्टर हटाया गया है, ठीक है। तो ये इसे आप याद रखिएगा और उसमें से शायद बता रहे हैं कि शायद RSS वाला भी कुछ चैप्टर हटाया गया है, तो इन्हें आप याद रखिएगा, NCERT चर्चा में है, ठीक है। और इसके जो है अभी डायरेक्टर कौन है, तो इनके डायरेक्टर आपको जो है दिनेश प्रसाद सकलानी, ऑप्शन 1 आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। ऑप्शन में हमने आपको दिया है BBR सुब्रमण्यम, तो ये नीति आयोग के जो है हमारे BBR सुब्रमण्यम CEO हैं। और पुनीत मोंगा कौन है, तो द एलिफेंट विस्पर्स जो जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है उसकी जो है डायरेक्टर है, जिसमें हाथियों वाली कहानी बताई गई है, ये उसी को मिला है 95वें अकादमी अवार्ड में। MM किरवानी क्या मिला है, तो नाटू नाटू गाना जो फिल्म RR में था, उस नाटू नाटू गाने के लिए इनको क्या मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों पूरे देश में चर्चा में है कि हमारे जो SC और ST की जो है लोग हैं और या कि उनकी जो है महिलाएं हैं, इनको दोस्तों जो है ऋण देना, ये लोन देने का काम किया गया है कि अभी तक तो सभी को मिलता था, लेकिन जिन वंचितों को वो लोन नहीं मिल रहा था उसको मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया योजना शुरुआत करके दी। इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए स्टैंड अप इंडिया जो मिशन आपने देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई साहब 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना प्रारंभ होती है। इसमें 60 साल के जितने भी किसान हैं इनको 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। कब दी जाएगी, कि जब ये 18 से लेकर 40 साल तक इसमें अपना प्रीमियम जमा करेंगे, तब 1,000 जमा करेंगे तो 1,000 उसमें राज्य सरकार भी इसमें ऐड करके आपको दे देगी। बहुत अच्छी पेंशन योजना है, जितने लोग हो भाई साहब 18 से 40 वाले, इसमें जल्दी से अपना काम जो है रजिस्ट्रेशन करवा लो। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से दोस्तों क्या हुआ था, महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने का जो है प्रोग्राम फिक्स हुआ था। इसमें जो है जो उज्ज्वला योजना है, इसी का नाम आप क्या पढ़ते हैं, इसी के नाम आप पढ़ते हैं उज्ज्वला योजना, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन के लिए 1 मई 2016 को बलिया के उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों यह योजना। BPL, अब आपसे पूछ लिया जाए BPL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका बताइएगा, ब्लो टू पॉवर्टी लाइन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप क्लास को देखते चलिए, हम आपको याद करवाते हुए चल रहे हैं। दोस्तों आगे आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसी को भी आपने देखा भाई साहब 1 मई 2016 को बलिया से प्रारंभ की गई थी। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग निर्धन परिवार के लोग जीवन यापन करते हैं उनको जो है स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम आप बता दीजिएगा कि इसकी थीम क्या है, कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की थीम है। 2016 से 19 के बीच में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों के लिए थी, लेकिन बाद में इसके बढ़ाकर जो 18 करोड़ की 8 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, इसके लिए तो जो है PM मोदी को आपने देखा भी कर्नाटक में प्रधानमंत्री की फोटो को एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति चूम रहा था कि हमारी पेंशन आपने इतना बढ़िया बढ़ा दिया। भाई साहब किसान सम्मान निधि जो है 24 जनवरी 2019 को प्रारंभ होती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और इसमें जो भी हमारे किसान भाई हैं जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है उनको 6,000 रुपये सालाना ये जो सरकार देती है, और हर 3 महीने में 3-3 हज़ार रुपये इनको प्रदान करती है। भाई साहब आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। 403 पूछ लिया जाए तो 403 जो है विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में टोटल सीट कितनी है, 403 है। लोकसभा जब पूछ लेगा तो लोकसभा में बता देना, लोकसभा में हो जाता है 80 सीट, और अभी वर्तमान में राज्यसभा में जो ये विधान परिषद में 74 इनके विधायक वहाँ पे बने हुए हैं। विधानसभा कुल सीटों की संख्या ऑप्शन 1 100 सीट दी गई है, ये पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई साहब, रूस के राष्ट्रपति कौन है, रूस के राष्ट्रपति हमेशा चर्चा में है क्योंकि 1 साल से यूक्रेन के एकदम डंडा करके रख दिए हैं भाई साहब। व्लादिमीर पुतिन जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं जो एक जानी लीबर टाइप के जो है कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। और ये कार्टूनिस्ट महोदय ने क्या किया कि पूरे जो है यूक्रेन वासियों को फंसा के रख दिया। वो ये वही यूक्रेन है जो USSR का विघटन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों हमारे चैनल पे पढ़ लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं इसमें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो है कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसी में से टूटा हुआ एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन, और रूस जो है टोटल 15 देशों में बढ़ गया था 1990-91 वाला जब दौर आप देखते हैं तब, ठीक है। और इसी के बाद जो है भारत में नई विदेश नीति
आर्थिक नीति जो आई थी इसके बाद आई थी, ठीक है, आपको इसे याद रखना है। और रूस इसमें क्या है 15 देशों में टूट गया, उसी में का भाग है यूक्रेन, उसी में का भाग है बेलारूस। अब आप जब बात हम जो है बेलारूस की कर लिए भाई साहब, तो बेलारूस में जो है दोस्तों अभी हाल ही में शांति का पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों जो एलेस बियालिस्की हैं, ये जो एलेस बियालिस्की हैं बेलारूस वाले, इनको शांति का पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला था। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 के जो विजेता हैं इनको क्या होता है भैया, इनको जो है देशद्रोह के मामले में 10 साल की जेल भेजता है। कौन भेजता है? रूस भेजता है। ये जो है ये बेलारूस भेज देता है जो है बियालिस्की को, नहीं आपको याद रखना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है भैया? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। नेपाल के रामचंद्र पेंडोले हैं। हमारे पड़ोसी देशों और संगठनों को भी आपको याद रखना है। हाल ही में भगनानी देवी ने किन किन खेलों में मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप जीता? भैया 60 फुट, डिस्कस थ्रो, कुश्ती, इन 3 खेलों में इन्होंने क्या जीता है? 3 जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना ही रखना पड़ेगा भाई साहब। हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े सुरक्षा संगठन नाटो का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आप याद रख लीजिएगा, फिनलैंड बना है। यूक्रेन लाइन में लगा है, लेकिन मदद सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो है इसका सही से पार्ट नहीं बन पाया है। और नीदरलैंड तो इसका जो है पहले से ही पार्ट था भाई साहब। 1 मिनट, चलिए भाई साहब, थोड़े से व्यवधान के लिए खेद है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन नाटो का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो नवीनतम सदस्य आपने देखा कि इसका फिनलैंड बना है, इसे आपको याद रखना है भाई साहब। आगे बढ़िए, अति महत्वपूर्ण सेशन है भाई साहब, दोस्तों में एक बार अपने शेयर कर दीजिए और डेली हमारे साथ आप करंट अफेयर्स के साथ जुड़िए। दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन नाटो का नवीन सदस्य फिनलैंड बनने के बाद नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए, 31 हो गए हैं। ऑप्शन 1 आपको जो है एकदम सही हो जाएगा। ये एकदम 100% छपने वाला प्रश्न है, आपको जो है इसे याद कर लेना है, इसलिए मैंने आज भी इसको रिवाइज किया है। नाटो की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है, हमने इसकी पूरी क्लास पढ़ाई है भाई साहब। कौन से देश कब आए, किन किन कारणों से आए, एक बार वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ये विश्व के प्रमुख संगठन आपके सिलेबस में है। 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना हुई थी, इसे आपको याद रखना है। 3 जून 1947 आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान दिवस हम मनाते हैं। और इसी दिन संविधान को क्या अंगीकृत और अंगीकार किया गया, संविधान के कुछ प्रावधानों को। और अब बात संविधान की आ जाती है, तो संविधान सभा में जो है भाई साहब, संविधान सभा में आप देखेंगे कि BR अम्बेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जो है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, जिसमें जो है 5 प्रकार की जो रिट जारी करता है, ये जो है दोस्तों संविधान वाली क्लास चैनल पे अपलोड है, कृपया एक बार इसको देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक भाई साहब, आगे बढ़िए। अति महत्वपूर्ण सेशन हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। आपको जुड़ना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 से। अब आप जानिए कि वाराणसी में क्या क्या मिला। तो वाराणसी में आप जान लीजिए कि वाराणसी के टोटल 22 उत्पादों को तो GI टैग मिल चुका है। और वहाँ के चंदौली का आदम चीनी चावल, हथकरघा उत्पादन और भाटा बैगन, इसको भी मिला है। और बनारस का पान भी आप याद रखिएगा, बनारसी पान को क्या मिला है? इसको भी GI टैग मिल चुका है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई साहब, अति महत्वपूर्ण है। GI टैग के तहत रजिस्टर्ड उत्पाद डिमांड की दुनिया में बढ़ते रहती है। आप जानते हैं जब GI टैग किसी को दिया जाता है तो पहली बार दिया गया था किसको? दार्जिलिंग वाली चाय को। अब ये दार्जिलिंग वाली चाय आप कहाँ मिलती है भैया? तो दार्जिलिंग वाली चाय जो मिलती है, ये मिलती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में पहली बार मिला था। और अभी आप देखें कि ये जो GI टैग है, ये सभी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारस के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? 22 मिला है, इसे आपको याद रखिएगा। टोटल इनको 22 अभी तक खाली बनारस को मिल चुका है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लगभग 11 GI टैग उत्तर प्रदेश को इस साल मिले हैं। टोटल 45 उत्तर प्रदेश के पास GI टैग है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग मिला? तो आपने देखा कि 2023 में 11 उत्पादों को अभी तक मिल चुका है। दोस्तों हाल ही में रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी वर्जिन ऑर्बिट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि हमारा आप देखें कि हमने क्या किया है, अभी 36 उपग्रह भेजे हैं OneWeb कंपनी की, जो ब्रिटेन की कंपनी है। दोस्तों इस ब्रिटेन की कंपनी ने हमको हजारों करोड़ रुपए हमारे इसरो को दिया, जिससे हमारी गाड़ी और तेज चलेगी। और दोस्तों जो है ये OneWeb को जो हमने लॉन्च किया था, इसका जो लॉन्च व्हीकल है LBM 3 आपको याद रखना है। दोस्तों यही जो है वर्जिन ऑर्बिट क्या है, ये एक अमेरिका की रॉकेट लॉन्चर कंपनी है। दोस्तों इसने क्या अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? किस लिए किया है? ये वर्जिन ऑर्बिट अमेरिका वाली कंपनी, इसे आपको याद रखना है। बात
करें नासा की, तो नासा कहाँ की है, ये अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की कौन है, तो भारत की इसरो है, इसे आपको याद रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष जो है हो जाते हैं। दोस्तों बात करें कि दोस्तों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई है, जिसको गुलाम नबी आज़ाद ने बनाया है, इसे आपको याद रखना है भाई साहब। मायावती ने जो है कौन सी पार्टी बनाया है भैया, तो मायावती की पार्टी का नाम है बीएसपी, आपको याद रखना है। और जब एनपीपी पूछ लिया जाए तो एनपीपी कोनराड संगमा की है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमने कल आपको पढ़ाया था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ये आपको याद रखना है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वानखेड़े स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी के जो है किस टीम के गेंदबाज के विरुद्ध 2011 में विश्व कप का विजयी छक्का लगाया था भैया, तो हमारा विश्व कप का जो फाइनल मैच हुआ था 2011 में, फाइनल हमने किसके साथ खेला था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये फाइनल हमने खेला था जहां भगवान राम जो है रावण को मार के आए थे श्रीलंका में, ठीक है भाई साहब। श्रीलंका के नुवान कुलाशेखरा की गेंद पर जो है महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्सर मारा था और वो सिक्सर मार के भारत को क्या दिया था, विश्व कप जितवा दिया था भाई साहब। अब ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, इनकी रेटिंग हम आज आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये दुनिया के सबसे जो है ताकतवर नेता, सबसे प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं, क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं जो किसानों को लगातार 6,000 रुपये महीने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल रहा है, तरीके से लोग बनवा रहे हैं। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश को स्वच्छ बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेक इंडिया मिशन इनका बिल्कुल बहुचर्चित है, ठीक है। आयुष्मान योजना मोदी जी एकदम बहुत अच्छे से चला रहे हैं, पूरा दुनिया इससे जो है लाभान्वित हो रही है, ठीक है भाई साहब, पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। स्वच्छ गंगा मिशन आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक अलग मंत्रालय ही बना दिया, ठीक है। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लगातार 6,000 शौचालय आपको जो है घर में बना के दे रहा है। और जब से कोरोना आया है तब से पर व्यक्ति को 5 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है, जहां आपके जो है पाकिस्तान में भूखमरी मरी है। तो यार ऐसे नेता तो नंबर 1 पे जाएंगे भाई साहब, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी जो है बहुत बड़े अगर उसमें लिख दिया जाए यहाँ पे तो चारों तरफ लाइनें कम पड़ जाएंगी इनकी योजनाओं को गिनाने के लिए, मोदी जी की उपलब्धियों को गिनाने के लिए। ये अति महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये कह रही है जो है अमेरिका की जो है 20 देशों में, इसमें 20 देशों के जो है नेताओं को सम्मिलित किया जाता है और वहाँ के नागरिकों से जो है मत लिया जाता है कि भाई आपका मत क्या है, आपकी नज़र में जो है कौन है। तो मतदाता जो है निर्धारित करते हैं, ये वो रेटिंग है, ये किसी पार्टी के फ़ोन करने पर मिलने वाली रेटिंग नहीं है। इसको दिमाग में हमेशा बैठा के चलिएगा भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जापान के समुद्र में 8 किलोमीटर जो है नीचे दिखी है दुनिया की सबसे गहराई में तैरने वाली मछली। ये एग्जाम में आ सकता है, ये स्नेल फ्लेश प्रजाति की मछली है, ये मछली आपको याद रखना है भाई साहब, ये एग्जाम में पूछी गई है और अब की बार फिर से आने वाली है। ऋषि सिंह बने इंडियन आइडल 13 के विजेता, ये अयोध्या के निवासी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ये भाई साहब अति महत्वपूर्ण, इसको हमने आज फिर से लिया है, इसलिए लिया है कि आर्टेमिस मिशन 2 जो है ये अमेरिका 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम इसमें ऐलान कर चुका है। दोस्तों ये अंतरिक्ष अभियान अति महत्वपूर्ण, चूंकि एग्जाम में आ सकता है। इन चारों लोगों को देख लीजिए, ये चारों लोग भाई साहब हमारे शेर हैं और ये कहाँ जा रही हैं, तो ये अकेली महिला हैं जो अफ्रीकी मूल की हैं, इनको आप याद रखिएगा। इनके साथ में आप देखिएगा कि हमारी जो कल्पना चावला है, कल्पना चावला भी तो गई थी भाई साहब, लेकिन वो सही से वापस लौट नहीं पाई, इसलिए वो जो है उनकी क्या हो गई थी, उनकी जो है डेथ हो गई थी। यहाँ जो है उतरने से पहले ही उनका यान क्या हुआ है, डेड हो गया। आप देखिए आगे, ये कौन है, ये महिला है, ठीक है भाई साहब, और ये अफ्रीकी मूल की महिला है, इसलिए हम आपको यहाँ बार बार बता रहे हैं। और ये तीनों लोग भाई साहब लोग दिख रहे हैं, ये भाई साहब लोग भी महत्वपूर्ण है, चूंकि अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और ये जो है कहाँ पे जाएंगे, तो आप देखिए नासा ने सोमवार को अगले साल चंद्र मिशन आर्टिस मिशन 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जो है सूची जारी कर दी है। इसमें क्रिस्टीना हैमरकोक है, ये दोस्तों पहली महिला है, इन्हें ये मतलब महिला है, महिला के नाम पे इन्हें आपको याद रखना है, ये जरूर पूछी जाएंगी, ठीक है। क्रिस्टीना हैमरकोक, जर्मी हैंसन ये पुरुष हैं, विक्टर ग्लावर पुरुष हैं, ठीक है, और रीड वाइजमैन भी क्या है, ये पुरुष हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक भाई साहब। और इसकी जो है 2025 की शुरुआत में या अंत तक इसको लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसके तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। यह पहला चंद्र मिशन है जिसमें एक महिला और एक गैर अमेरिकी सदस्य शामिल है, इसे आपको याद रखना है। इसको स्टार लगा के रखिएगा, नासा का मिशन है, इसरो का मिशन नहीं है, ठीक है। अब इसरो का भी मिशन देख लीजिए भाई साहब, हमारे इसरो ने एकदम रिकॉर्ड बनाया है, क्या बनाया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है RLVLES, आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। इसमें क्या है, अपने टायर को अपने आप खोल लेगा दोस्तों। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने कहा चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया है। इसका जो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है RLVLES, तो आप याद रखिएगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग
जो है मिशन, इसे आपको याद रखना है, ये पूछा जाएगा। इसके तहत दोस्तों जो है ये हमारी इसरो की बेहतरीन उपलब्धि है, इसरो को आपको याद रखना है, इसरो के जो है बारे में आपको पूरा बताया। ये 6 अप्रैल की महत्वपूर्ण सुर्खियां रही दोस्तों। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अति महत्वपूर्ण जो है सेशन, जो होगा हिंदी के 50 प्रश्न पेपर 1 के बारे में। ये तो पेपर 2 हम आपको था, ठीक है, CGSI मेंस का पेपर 2 आपने देखा। ये सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान में स्टैटिक जीके हम डेली लेकर आते हैं, ये मिलेगा। अब पेपर 2 में आप अभी हिंदी के 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और अगर वाकई में आप इन 50 में से 40 का दे ले जाते हैं भाई साहब, तो ऐसे डेली आप जो है लगे रहिए, देखते रहिए, आप जो है एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन कम है तो मेहनत और बढ़ाइए और चैनल के सभी वीडियोस को देखिए। आपसे मिलते हैं जस्ट इसके बाद वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।